चलिए आज हम देखते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यहाँ पे हम चित्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र बता दूं, यहाँ पे क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं। दोनों ही प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहली प्लेट क्या है, यहाँ पे ए, और दूसरी वाली प्लेट को हमने बी से शो किया है। दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के समांतर है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या रखा है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, यानी कि ये जो है आपका आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ है। इसे हम के से शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है, और जो आपका आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई जो ली गई है वो टी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं दो चीजें देखने को मिलेगी। मतलब ये माध्यम आपका क्या हो गया, पहला वाला माध्यम है क्या, परावैद्युत माध्यम के, और इसके बीच का जो पार्ट बच रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। मतलब दो माध्यम हो जाएंगे। दोनों प्लेटों के बीच दो माध्यम प्राप्त हो रहे हैं, बीच में ये आपको वायु, और ये वाला जो है वो है परावैद्युत माध्यम के। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, पहले वाले प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो ये जो आवेश होता है वो प्लेट बी के आंशिक यानी नजदीक वाले पृष्ठ पर क्या होता है, विपरीत आवेश यानी माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, और इसके दूर वाले तल पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। चूंकि इसका संबंध जो है वो पृथ्वी से है, अतः जो प्लस क्यू आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, और इसके आंतरिक तल पर ऋण आवेश शेष रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, क्योंकि हमें धारिता ज्ञात करनी है, और धारिता ज्ञात करने के लिए धारिता का जो सूत्र होता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। मतलब ये कि आपके पास विभवांतर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम विभवांतर ज्ञात करते हैं। विभवांतर के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो माध्यम है, तो हम पहले निकालते हैं वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से शो करते हैं। ये वायु के लिए है तो इसे हम E1 से शो कर सकते हैं। E1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। आपको मैं ये बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमें प्राप्त होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये जो तीव्रता हम बता रहे हैं किसके लिए है, समांतर प्लेट के लिए। तो समांतर प्लेटों के बीच जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 प्राप्त होगा। ये हमें जो प्राप्त हुआ है वायु में प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सिग्मा जो है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, और यहाँ पे इसका जो मान होता है सिग्मा इक्वल टू आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है, ये होता है Q अपॉन A। मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, ये सिग्मा का मान है। सिग्मा का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका E1 इक्वल टू Q अपॉन हो जाएगा A एप्सिलॉन 0। तो ये जो हमने ज्ञात किया है ये वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपके पास दो माध्यम है, वायु के अतिरिक्त यहाँ पे क्या है, परावैद्युत माध्यम के है। तो परावैद्युत माध्यम के में देख लेते हैं, यहाँ पे माध्यम के में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम E2 से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे जो भी तीव्रता हम बता रहे हैं समांतर प्लेटों के बीच में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार फिर से सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। आप यहाँ पे मान रख सकते हैं। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन K
ए एप्सिलॉन जीरो। तो इस तरीके से वायु में हमें E1 इक्वल टू प्राप्त होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, और जो आपके पास माध्यम K है, परावैद्युत माध्यम K है, वहां पर जो तीव्रता है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं, हमें ज्ञात करना है धारिता। धारिता के लिए हमें चाहिए विभवांतर, तो विभवांतर निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अतः दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर इक्वल टू, हम आपको बता देते हैं विभवांतर को भी से व्यक्त करते हैं, और आपको पता है क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी, या दूरी हम यहाँ पे ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, आप चाहें तो D भी ले सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है। हम बता क्या रहे हैं, V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणे क्या हो जाएगा, D, मतलब कि दूरी। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया है, जो तीव्रता है वो वायु और माध्यम दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा वायु में, एक बार बताएंगे, ये हो जाएगा वायु में, और दूसरा हो जाएगा आपका के माध्यम में। के माध्यम में देखते हैं, तो ये दोनों के लिए देखते हैं। तो V इक्वल टू वायु में देखते हैं, ये हो जाएगी तीव्रता, और साथ में क्या चाहिए, तीव्रता के साथ साथ मैंने अभी भी बताया है दूरी। तो देखिए वायु में दूरी कितनी मिलेगी, यहाँ पे टोटल जो है A और B के बीच की जो दूरी है वो D है, और D में ही क्या है आपके पास माध्यम K भी है, और जिसकी मोटाई कितनी बताई गई है, T। तो मतलब क्या करेंगे, बीच का जो बचा हुआ है वो होगा वायु। तो कैसे निकालेंगे, पूरे में से आप क्या करेंगे, के माध्यम को घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वायु है, या वायु की कितने बीच की दूरी है। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे D माइनस टी, ये वायु परत हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, माध्यम के लिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने E1 निकाला था, यहाँ पे हो जाएगा के माध्यम के लिए E2 निकाले हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसकी मोटाई कितनी है माध्यम के लिए T। आगे बढ़ते हैं, E1 E2 के जो मान है आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू आपके पास है Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो D माइनस T, प्लस E2 की वैल्यू है Q अपॉन K A एप्सिलॉन जीरो इंटू T। आप देखेंगे कुछ यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा D माइनस T, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचा है आप देखेंगे T अपॉन K, इस तरीके से बचा है। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया है, V इक्वल टू, हमें बताना क्या है, धारिता बतानी है। तो धारिता के लिए हम लिखते हैं, अतः धारिता C इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है C इक्वल टू, मैंने बताया है Q अपॉन V। ये V की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, इसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू है आपके पास, देखिए Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो, और साथ में है D माइनस T प्लस T अपॉन K। आप देखेंगे यहाँ पर Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और A एप्सिलॉन जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इस प्रकार से आपको C इक्वल टू प्राप्त होगा A एप्सिलॉन जीरो अपॉन क्या बचा है यहाँ पर D माइनस T, फिर प्लस T अपॉन K। आप चाहें तो यहाँ पर से T को कॉमन कर लेंगे, तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन जीरो अपॉन D माइनस T को जब हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर उसके बाद ये माइनस की वजह से प्लस बदल के हो जाएगा माइनस, यहाँ से भी T कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन K। तो इस तरीके से क्या होता है कि C इक्वल टू हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास आंशिक रूप से परावैद्युत
पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको ज्ञात करना होगा और हमें धारिता C इक्वल टू प्राप्त होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन K से।